हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉस्टिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि कॉस्ट किस किस तरह से होती है, कि हर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब समझने की ये जो कॉस्टिंग हमें करनी है इसके लिए मेथड्स क्या क्या रहेंगे, तो किस मेथड से हम कॉस्ट निकालेंगे किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसके लिए डिपेंड करता है इंडस्ट्री कौन सी है। जिस तरह की इंडस्ट्री है, जिस तरह का वहां पे ऑपरेशन है, उसी तरह के मेथड्स बनाए गए हैं। और उन मेथड्स को वो इंडस्ट्री जो उन मेथड्स को, वो 5-6 मेथड्स हैं, जो मेथड उनको सूट करेगा उस मेथड को फॉलो करके वो कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, कॉस्टिंग मतलब क्या होता है हमने पढ़ा, टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ अराइविंग द कॉस्ट ऑफ एसेटमेंट ऑफ द कॉस्ट। तो वो मेथड्स क्या है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट मेथड जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए है। फर्स्ट मेथड जो है उसको बोलते हैं सिंगल, इसको सिंगल ऑब्लिक आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, कंट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। जिस तरह की इंडस्ट्री होगी उनमें से जिसको जो सूट करेगा वो मेथड फॉलो करेगा। सूट कौन सा करेगा जो उनके लिए बेस्ट है। जब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही फील आएगा कि इस इंडस्ट्री में हाँ यही चीज फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लूंगा मैं जो कॉमन होता है, वो होता है अगर एक आउटपुट आपका है, आपका सिंगल आउटपुट है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सिमिलर नेचर के हैं, तो आप ये कर सकते हो सिंगल ऑब्लिक आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग। आउटपुट कॉस्टिंग का यूनिट कॉस्टिंग मतलब जहां पे आपका आउटपुट प्रोडक्ट है वो सिमिलर नेचर का, हर कोई प्रोडक्ट सिमिलर नेचर का है, तो वहां पे आप सिंगल कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूं, सीमेंट इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूं। आप जो भी रॉ मटेरियल लगाते हो, चूना वूना जो भी उसमें लगता है, लेबर लगती है, जो भी लगता है, आउटपुट में क्या निकलता है आपका आउटपुट सीमेंट। आप ब्रिक्स बनाते हो, जो भी आप रॉ मटेरियल, वो सॉइल, उसको वो मिट्टी विट्टी बना के पहले कच्ची वो बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, फिर उनको उसमें डालते हैं, ब्रिक में डालते हैं, पक्की ईंट बनती है, बट लास्ट में जो आउटपुट निकलता है वो सिर्फ ईंट निकलता है और सारी ईंटें एक जैसी होती है। तो वहां पे आप कौन सा मेथड फॉलो कर सकते हैं? सिंगल ऑब्लिक यूनिट कॉस्ट मेथड। इसका मतलब क्या होता है, आप कैसे निकालते हो कि एक ब्रिक का कितना कॉस्ट पड़ा आपका, तो आप बोलते हो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बहुत सिंपल है करना। आप बोलोगे कि हमने कितना कॉस्ट इनकर हो गया, वेजेस पे, रॉ मटेरियल पे, या आपने रॉयल्टी पे कर दी, जो भी कर दिया, वो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्लस आपको निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट। उसको फिर आप प्रॉफिट करके सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर। सो बहुत ही आसान है, बट कहां पे लगेगा? जहां पे आउटपुट जो है वो सिमिलर नेचर का। तो आप इंडस्ट्री को देखोगे, उन मतलब आप बिजनेस को देखोगे, उनकी बिजनेस लाइन को देखोगे और उनका एक्टिविटी को देखोगे, आउटपुट को देखोगे। अगर वो सिंगल है, एक जैसा यूनिट है, यूनिफॉर्म यूनिट है, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप ये मेथड लगा सकते हो। जो भी फिनिश्ड गुड्स होगा टोटल कॉस्ट करोगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स निकालोगे और आपको क्या निकलेगा? कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है दोस्तों, हाँ सर बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमें नॉर्मल कॉस्ट होगी, अगर कोई एबनॉर्मल कॉस्ट लगी है दोस्तों उस टाइम पीरियड में उसको बाहर निकालना है। ठीक है, हालांकि उतना डेप्थ में आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको इन मेथड्स के बारे में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो मैंने भी एमसीक्यूज रखे हैं उनमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और आप याद, अभी जो लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो जाए, कल हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा बजटिंग स्टार्ट होगा, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद में लाइव एमसीक्यू लेक्चर्स लूंगा। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना, आपको डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। जो मैं आगे बोला था नॉर्मल एबनॉर्मल लेस वेस करना है, तो उतना डेप्थ में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया आपको कि सिंगल ऑब्लिक यूनिट कॉस्टिंग कहां पे लगेगा? जहां पे जो आउटपुट है, जो फिनिश्ड गुड है, वो कॉमन होता है। आप बाइफरकेट नहीं कर सकते ये किस रॉ मटेरियल से बना था, वो किस रॉ मटेरियल से बना था। वहां आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, यूनिट कॉस्टिंग ऑब्लिक सिंगल कॉस्टिंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड है जॉब कॉस्टिंग, कि एक आप पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट करते हो। अब जॉब क्या हुआ, अगर आपको पता होगा, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ जॉब वर्क, या एक तो जॉब वर्क का कांसेप्ट है, दूसरा है कि आपको जॉब मिलता है, आपको ऑर्डर मिलता है, और ऑर्डर के बेसिस पे आप मतलब बनाते हो चीजें। एक चीज है कि मेरे पास रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने रेडीमेड गारमेंट्स बनाता हूं अपनी मर्जी से। दूसरा है कि मुझे ऑर्डर आता है, एग्जांपल मैं बताऊं, प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है मेरा, तो मेरे पास एक ऑर्डर आ गया कि हमारी ये बुक्स है, हमें ये बुक्स बनानी है, तो आप ये बना के दे दो। अब मुझे जो वो जॉब मिला,
तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जितना भी मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, जितना भी लेबर लगेगा, जितने भी एक्सपेंस लगेंगे, तो मैं वो जॉब वाइज देखूंगा कि मुझे जॉब को कितनी, उस पर्टिकुलर जॉब वर्क को, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को मुझे कितनी कॉस्ट लगी। तो वहां पे कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, जॉब कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, क्योंकि वहां पे पता है कौन कौन सा मतलब क्या आउटपुट है, मुझे पता है क्या चीज है। तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए कि मैं कौन सा मेथड करूंगा, जॉब कॉस्टिंग। समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या है, आपका जो भी निकल रहा है फैक्ट्री से आउटपुट वो कॉमन है, वो एक ही है ये, पर यहाँ पे अलग है। आपको एक ऑर्डर आया कि आपको ये इस्लामियात की बुक बनानी है सपोज, या आपको ये पर्टिकुलर जनरल साइंस की बुक आ गई, ठीक, जनरल स्टडीज की बुक आ गई, किसी एक वो मतलब कंपनी उन्होंने बोला कि आपको ये चीज बनानी है, ठीक है। तो ये जैसे मेरा वही है रेडीमेड गारमेंट वाला, अब मेरे पास एक ऑर्डर आया कि वो मैंने कल के एग्जांपल बोली, ठीक है, आपको 1 लाख बैग्स बनाने है, ठीक है। उस 1 लाख बैग्स की कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यूनिट को सिंगल वाला करूंगा नहीं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जॉब कॉस्टिंग करूंगा। तो वहां पे उन चीजों के लिए कंपनी जो जॉब वर्क में होती है वो कौन से मेथड्स फॉलो करते हैं, जॉब कॉस्टिंग करते हैं। तो हर जॉब के लिए वो देखते हैं तो कितना उनका कॉस्ट लगा और कितनी उनकी क्या बोलते हैं ये इनकम हो गया, उस हिसाब से वो कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आई होप आपको जॉब कॉस्टिंग समझ आया होगा, आपको सिंगल ओब्लिक यूनिट कॉस्टिंग समझ आया होगा, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद थर्ड थिंग है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या है, जस्ट जॉब कॉस्टिंग का मतलब एडिशन है, आप ऐसा बोल सकते हो। और यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर मिल गया और आपने उसको प्रोसेस में डाल दिया, वो बन गया, आपने उसकी कॉस्ट निकाली। बैच में आप क्या करते हो, छोटे छोटे ऑर्डर्स को कंबाइन करते हो, फिर जाके प्रोसेस करते हो, ठीक है। जैसे आप हो, आप टॉयज बोलो या प्लास्टिक की बोतल्स बनाते हो, तो वो लॉट्स में बनता है, ठीक है। आप आधा नहीं डाल सकते हो, मतलब आपके पास एक ऑर्डर आया, आपके पास एक ऑर्डर आया कि हमें 50 कुछ चीजें चाहिए, 50 आइटम्स चाहिए, ठीक है। बट आपके पास जो मतलब ये चीज है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो ऐसा है उसमें जब जाएगा 500 एक साथ जाएगा, 500 इनपुट जाएगा और फिर उनका आउटपुट आएगा। तो आप वेट करते रहते हो कि आपको कंबाइंड ऑर्डर्स कब आएंगे। अब आपको 5-10 ऑर्डर्स आ गए हैं जो सिमिलर नेचर के हैं, आपने उनको क्या कर दिया, मतलब मोरलेस सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, आपने उनको कंबाइन करके एक ही लॉट में डाल दिया, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उस तरह की है, आपकी जो मशीनरी है वो इस तरह से है, वो छोटे छोटे लॉट में नहीं बना सकते, फिर आपके कॉस्ट बहुत सारे आ सकते हैं। अब इमेजिन करो आपको सुपरवाइजर 2 रखने हैं उस प्लांट को चलाने, मतलब आपने प्लांट को चला दिया, आपको 2 सुपरवाइजर उधर रखने हैं। तो चाहे आपका मतलब आपका जो है उसमें रॉ मटेरियल कितना ही कम जाए या कितना ही ज्यादा जाए, बट 2 सुपरवाइजर चाहिए, 10 लेबर चाहिए, वो उनको उधर रहना ही रहना है। तो आप क्या करोगे, आपके लिए फिजिबल नहीं, एक छोटा सा ऑर्डर आ गया और उठा के डाल दिया और उतनी मशीनरी सब कुछ सेटअप कर दिया, तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, जितने भी छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं इनको एक साथ उस प्रोसेस में डाल दिया और फिर फिनिशिंग को लगाया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बैच कॉस्टिंग करोगे, वहां पे एक पर्टिकुलर वो सारे ऑर्डर जो मिला के अलग अलग जॉब से छोटे छोटे वो एक बैच बनेगा और कॉस्ट निकलेगी पर बैच, और फिर उसको अलग अलग करोगे पर मतलब जो पर बैच में जितने वो यूनिट्स हैं अलग से, वो जैसे एक के 50 ऑर्डर थे, दूसरे के 100 ऑर्डर थे, तीसरे के 200 ऑर्डर थे, उन सबको फिर यूनिट वाइज करोगे। बट पहले कैसे करोगे, आप पूरे बैच का हिसाब रखोगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर बंदे के 50 का आप कॉस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप उसके 50 को, दूसरे के 100 को, तीसरे के 200 को, सबको एक ही बैच में प्रोसेस करते हो। छोटे छोटे जॉब ऑर्डर्स है बट अलग से नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए फिजिबल नहीं है, आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। यू नो द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है उतना आपकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। तो अगर आपकी मशीनरी वैसी है कि वो छोटे छोटे ऑर्डर्स नहीं कर सकते एक साथ, उसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट होता है, आप वेट करते हो, उन सबका एक बैच बनाते हो और बैच प्रोसेस में डालते हो। तो वहां पे आप कौन सी कॉस्टिंग करोगे, बैच कॉस्टिंग करोगे। तो आप बोलोगे टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच डिवाइड बाय टोटल आउटपुट ऑफ द बैच, एंड फिर जाके जो भी उनके ऑर्डर्स होंगे 3 बंदे होंगे, उनमें डिवाइड करके आप बोल सकते हो कि उसकी बैच की कितनी कॉस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि अपने पास कॉन्ट्रैक्ट हो, सपोज कॉस्ट प्लस 10% का, आपको जितना भी कॉस्ट आएगा उसको हम 10% देंगे, तो वहां पे आप बैच कॉस्टिंग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ मेथड इज प्रोसेस कॉस्टिंग। इनके फिर अपने अपने रूल्स है, मतलब आपको एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूं,
जो उन फैकल्टीज ने बोला था 2 महीने, वो शायद क्या करेंगे, आपको सिंगल यूनिट में इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा देंगे, इन पे जॉब कॉस्टिंग के बेस पे दिखा देंगे कि इतनी जॉब है, फिर ये कर दिया, आप उसकी कॉस्ट बता दो, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इन सब पे क्वेश्चंस करा देंगे। इन सबको डिटेल में अलग अलग होता है। जब सीए इंटरमीडिएट होता है, सीए फाइनल होता है, वहां पे ये सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, 2-4 मार्क्स के लिए हम उतना सिंप्लीफाई करने वाले नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बैच कॉस्टिंग हो गया, अब प्रोसेस कॉस्टिंग है। और अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको मल्टीपल प्रोसेस से जाना होता है, एक ही प्रोसेस से नहीं जाता कि यहां से रॉ मटेरियल डाला और वहां से फिनिश्ड गुड आ गया। वो जो मुझे याद है यहाँ पे राहुल गांधी का, वो जो मोदी के बारे में बोल रहे थे और उसको फिर अलग तरीके से प्रेजेंट किया था कि यहाँ से आलू डाला और वहां से सोना निकला। ऐसी कोई नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। अगर वैसी है कि उसको पहले एक प्रोसेस में जाना है, वहां से दूसरे प्रोसेस में जाता है, फिर तीसरे प्रोसेस में जाता है, तो वहां पे कौन सा मेथड चलता है, प्रोसेस कॉस्टिंग करने। क्योंकि हर प्रोसेस में कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ डब्ल्यूआईपी है, कुछ फिनिश्ड गुड है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एक प्रोसेस का इनपुट आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बनता है। यहाँ पे मैंने शुगर की एग्जांपल दी या ऑयल रिफाइनिंग की एग्जांपल दी थी। मस्टर्ड होता है, फिर वो एक डब्ल्यूआईपी जाता है, फिर तीसरे प्रोसेस में जाता है, फिर चौथे प्रोसेस में जाके फिनिश्ड होके फिर वो फाइनल फिनिश्ड गुड बनता है। या जैसे हमारी इंडस्ट्री है, मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग कर लेता हूँ, वहां पे हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल लाते हैं, कच्चा क्रूड लाते हैं और उसको फिर पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, यहाँ से क्रूड डाला वहां से पेट्रोल निकलेगा? नहीं, उसको बहुत सारे प्रोसेस जाता है। पहले वो एक प्रोसेस, मुझे ज्यादा इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं है, पहले वो एक प्रोसेस में जाता है वीडियो में, वहां पे उसकी कुछ रिफाइनिंग होती है, फिर वो दूसरे प्रोसेस में जाता है, फिर उसका सल्फर कंटेंट कम होता है, फिर तीसरे प्रोसेस में जाता है, फिर चौथे प्रोसेस में जाके वो पेट्रोल बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री है। डिफरेंट प्रोसेस से क्रूड को जाना पड़ेगा, तब जाके वो फिनिश्ड गुड पेट्रोल बनता है। डिफरेंट प्रोसेस से क्रूड को जाके तब जाके वो डीजल बनता है। डिफरेंट प्रोसेस जाके तब जाके वो एलपीजी बनता है, नाफ्ता बनता है। तो डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कौन सी कॉस्टिंग चलेगी, प्रोसेस बेस्ड कॉस्टिंग। क्योंकि आपके पास हो सकता है कि अगर इसके मैं एग्जांपल देता हूं शुगर की, शुगर में क्या होता है, आपने शुगर केन को डाला, उसके बाद वो फिर मोलेसिस बनता है, फिर शुगर बनता है, मे बी लाइक दिस। तो वहां पे डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो आपके पास एट द एंड ऑफ द पीरियड मोलेसिस कुछ बचा है, शुगर केन कुछ बचे हैं रॉ, कुछ शुगर बचा है, कुछ और इंटरमीडिएट प्रोसेस है। तो हर प्रोसेस का जो मतलब कुछ माल बचा हुआ है, आपको तो उसकी कॉस्टिंग करनी है ना, आपको देखना है आपके पास कितना माल बचा हुआ है और उसकी कॉस्ट कितनी है। तो वहां पे आप कहते हो हर प्रोसेस को एक अलग कॉस्ट सेंटर मानते हो और उसकी कॉस्ट निकालते हो, ठीक है। और वो जब ट्रांसफर होता है अगले डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके लिए फिर उसके लिए वो कॉस्ट बनती है जितना इसका आउटपुट था, ठीक है। तो अगर प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री जहां पे डिफरेंट प्रोसेस है, तो वहां पे आप कौन सी कॉस्टिंग करोगे, प्रोसेस कॉस्टिंग करोगे। मैं आपको वही बोल रहा हूं ना कि जब इसके आगे जाते हैं डिटेल में, ये पूरा एक चैप्टर होता है, फिर बोलते हैं एक प्रोसेस का, ए प्रोसेस का जो फिनिश्ड गुड है वो बी प्रोसेस का वो रॉ मटेरियल बनता है, फिर उसका अपना कुछ रॉ मटेरियल लगता है, अपनी कुछ लेबर लगती है, फिर उसका आउटपुट रहता है। तो आप देखते हो कि इस प्रोसेस में कितना बचा हुआ है, उस प्रोसेस में कितना बचा है, उन सब की कॉस्ट निकालते हैं। इक्विवेलेंट कॉस्ट का कांसेप्ट, यूनिट का कांसेप्ट आता है, वो सारा डिटेल में उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। बट बेसिकली आपको ये वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग इज द प्रोसेस कॉस्टिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस आपको बेसिक याद रखना है मेरे दोस्तों, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। आई होप आपको वो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे, आपको बेसिक चीजें पूछ जाएंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब ज्यादा प्लीज वो लोड नहीं लेना कि हमको पूरा समझ लो, समझा लो, ए प्रोसेस बी प्रोसेस, उसमें मतलब लिटरली उसमें वीक्स लगते हैं फिर उतना डेप्थ में जाने की, तो वो जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक और मेथड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगर मतलब आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें मतलब बड़ी बड़ी मतलब प्लांट्स बना रहे हो आप या हाउसेस बना रहे हो, वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को फॉलो करते हो, इसके थ्रू आप अकाउंटिंग करते हो। जैसे मैं रियल एस्टेट की एग्जांपल देता हूं। आप एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। वहां पे आप कौन सी मेथड करोगे, आप मतलब रियल एस्टेट का समझ लो, आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपको उनकी कॉस्टिंग निकालने की, आपको कितना कॉस्ट लगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगते हैं। तो हर जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसमें आप देखोगे कि आपको कितनी कॉस्ट लगी, जितनी भी कॉस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में लगेगी दैट विल बिकम पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। और फिर जाके आप उसमें देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टेज, आपका कितना कंप्लीट हो गया, उससे फिर आप अपना प्रोसेस बुक करते हो। जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए AS7 भी है, रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अकाउंटिंग में भी AS7 है, और वो मोर और लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से ही डिराइव हुआ है। तो जहां पे आपकी रियल एस्टेट है, बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, रोड्स एंड ब्रिज है, वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हो।
ठीक है। तो आप हर वहां पे अपना फिर एक मतलब रूल्स है फिर इनमें कि यहाँ पे कैसे हम इनको निकाल देंगे, मतलब फॉर्मूलाज अपनी सारी चीजें, इन सब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में अपने पीछे फॉर्मूलाज है। जैसे मैंने यहाँ पे एक का बता दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे भी अपना, यहाँ पे भी अपना, यहाँ पे प्रोसेस में एक प्रोसेस का कितना निकलता है, बी का, सी का, ऐसे ऐसे करके होता है। इस तरह कंट्रैक्ट कॉस्टिंग के भी अपने फॉर्मूलाज है, आपको उन फॉर्मूलाज को याद रखने की जरूरत है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कंट्रैक्ट कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड्स, और नॉर्मली ये कहां पे चलता है, रियल एस्टेट पे चलता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ऑपरेटिंग ओब्लिक सर्विस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग ओब्लिक सर्विस कॉस्टिंग ये कहां पे चलता है मेरे दोस्तों, जहां पे जैसे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, मैंने आपको भी एयरलाइंस के एग्जांपल दिए, वो आपको सर्विसेज देते हैं। आप सर्विस दो तरह से हो सकते हैं इंडस्ट्री में, या तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या तो सर्विस बेस्ड एंटरप्राइजेस हो सकते हैं। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस जो होते हैं, जैसे होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, एयरलाइंस है, वो कौन सी कॉस्टिंग करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। वो कैसे देखते हैं कि हमारा कितना खर्चा होगा, वो देखते हैं पर ऑपरेशन के हिसाब से, कि अगर होटल में देखते हैं कि कितनी सर्विस लगती है, हमारा कितना हाउसकीपिंग का लगता है, कितना उसमें बाकी मटेरियल लगता है, एलएफसी कितना, वो उस हिसाब से करते हैं। इसमें मैंने बोला कि अपने अपने टॉपिक्स होते हैं, बट आपको अगेन वो ऊपर उतना डेप्थ में नहीं जाना। तो अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो वो कौन सी कॉस्टिंग करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग मतलब आप ऊपर के 1 2 3 4 5 6 में से एक से ज्यादा मेथड यूज करते हो, उसको बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। मतलब आपका लाइन ऑफ एक्टिविटी ऐसा है, उसमें एक से ही काम नहीं चलेगा, एक से ज्यादा मेथड यूज करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे मैंने बाइसिकल का रखा है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। सपोज बाइसिकल के डिफरेंट पार्ट्स लगते हैं और आप वो पार्ट्स भी खुद से बनाते हो। अगर आपका बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बाइसिकल में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो भी आप खुद बनाते हो और फिर बाइसिकल को असेंबल करते हो। तो बाइसिकल में जो डिफरेंट चीजें हैं, जैसे वो स्कोप बोलते हैं उनको, और वो जो रिम होता है या बेल्स होती है, अगर वो सारी चीजें खुद बनाते हो तो वो कैसे बनाते होंगे सर, वो हम पूरा बैच में बनाते होंगे। एक एक बैच में हमने स्कोप बना दिए, मे बी लेग्स में बना दिए, रिम बना दिए, वो सारी चीजें बना दी। तो वहां पे आपने उनको इंडिविजुअल पार्ट्स को बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, बैच कॉस्टिंग या मे बी यूनिट कॉस्टिंग। क्योंकि आपने बोला ठीक है इसमें यहाँ पे सिर्फ यही निकलते हैं, तो इधर आपके पास डिफरेंट छोटी छोटी फैक्ट्रीज है, छोटे छोटे मशीनरी प्लांट्स है, वहां पे सिर्फ एक में ये बनता है, दूसरे में दूसरा पार्ट बनता है, तीसरे में हैंडल्स बनता है, चौथे में बेल बनता है। तो वहां सबके लिए आप क्या कर सकते हो, यूनिट कॉस्टिंग कर सकते हो, या अगर वो डिफरेंट लॉट्स में बनता है तो आप बैच कॉस्टिंग कर सकते हो। ठीक है। और वंस फिर वो बन गया है, फिर जब साइकिल आ जाएंगे वहां पे आप क्या कर सकते हो, फिर मल्टीपल कॉस्टिंग यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आपने ये भी कर दिया, सिंगल भी कर दिया, और हो सकता है आपने प्रोसेस भी कर दिया यूज, तो वो कहलाएगा मल्टीपल कॉस्टिंग के। इसके लिए कुछ कर दिया और फिर साइकिल को सपोज बैच में बना दिया, या इनको बैच में बना दिया और फिर साइकिल के लिए आपने यूनिट कॉस्ट कर दी कि इनको बैच में बना दिया उन छोटे पार्ट्स को, और फिर इनका आउटपुट क्या बनेगा फिर साइकिल। तो साइकिल के लिए वो सारी चीजें रॉ मटेरियल आ जाएंगी और फिर आउटपुट साइकिल आ जाएगा, तो इसके लिए यूनिट कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, छोटे छोटे आइटम्स जो थे उनके लिए बैच कॉस्टिंग फॉलो कर दी, उनको बैच में बना दिया और फिर उन सबको लेके क्या बना दिया आपने, पर्टिकुलर साइकिल बना दिया और साइकिल के लिए यूनिट कॉस्ट कर दी। तो ओवरऑल कंपनी में आपने दोनों चीजें यूज कर दी, बैच कॉस्टिंग भी यूज कर दिया और यूनिट कॉस्टिंग भी यूज कर। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है। अभी कुछ चीजें हैं इस टॉपिक में जो मैंने आज तक कवर नहीं की थी, उनको मैं कवर करने जा रहा हूं। अदरवाइज इसके लिए इतना ही था। अगर मैं अगेन एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा आप दूसरे तरीके से बोलूंगा, अगर सीरीज ऑफ प्रोसेस होगा, अगर सीरीज ऑफ प्रोसेस होगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या करेंगे यूज, प्रोसेस कॉस्टिंग। एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है तो वहां पे कौन सा मेथड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगर सिमिलर यूनिट्स ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट, सिमिलर यूनिट्स बन रहे हैं और ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट, जैसे सीमेंट मैंने बोलता है, तो वहां पे क्या करता है, या गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है, तो वहां पे क्या चलेगा सर, ये चलेगा सिंगल ऑब्लिक यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल ऑब्लिक आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है। नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज है जो एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, वो यही मेथड फॉलो करती है। उसके बाद रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, इस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, आपको इस पे क्वेश्चन है। अगर एक इंडस्ट्री है जो रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रही है तो वो किस तरह की कॉस्टिंग करेगी, दे विल बी डूइंग ऑपरेटिंग ऑब्लिक सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स और कस्टमर स्पेसिफिकेशन, अगर आपको स्पेसिफिक ऑर्डर्स आते कस्टमर से और उनको बनाते हो तो वहां पे क्या आएगा, जॉब कॉस्टिंग। ठीक है। और कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वैरायटीज ऑफ एक्टिविटीज, अगर मल्टीपल एक्टिविटीज या मल्टीपल प्रोसेस है
तो मल्टीपल एक्टिविटीज है तो आप मल्टीपल कॉस्टिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। कल के लेक्चर में हमें क्या करना है, टेक्निक्स करनी है कॉस्टिंग की। यहां पे मैंने आपको क्या दिया है, हम एक मेथड फॉलो करेंगे। सपोज हमने डिसाइड किया कि हम जॉब कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, बट जॉब कॉस्टिंग में भी फिर ये तो ठीक है, फिर टेक्निक क्या रहेगी आपकी, आप मार्जिनल कॉस्टिंग करोगे, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करोगे, या आप यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करोगे, वो हम कल के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। बट एक चीज है जो मैंने इस लेक्चर में छोटी छोटी कुछ चीजें हैं आज तक, अभी क्योंकि लेक्चर में टाइम भी है हमारा और जल्दी ये चीज कवर होगी, मैं चाहता था कि एक ही लेक्चर में मेथड और टेक्निक को करता, पर क्योंकि इनमें स्लाइड डिफरेंस भी है और ये भी मैंने देखा कि बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे बोलते हैं सर लेक्चर बहुत लंबी होती है, हमसे कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, हम अभी बिगिनर्स है, कॉस्टिंग हमारे लिए मुश्किल है। जो मैंने देखा पिछले लेक्चर्स के रिव्यूज में, तो मैंने डिसाइड किया था मैं आधे आधे घंटे का लेक्चर रखूंगा। कोई बात नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपके पास अभी टाइम भी है तो कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो इस लेक्चर में भी आपको नोट्स में पढ़े होंगे, देखा होगा अभी तक, और आपने बोला कि सर ये चीज तो कवर नहीं कर दी, तो मैं जस्ट उन चीजों को थोड़ा सा कवर कर लेता हूं, ठीक है। ये आपने देखा होगा मेरे नोट्स में मैंने थोड़ा डिस्कस किया था, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। कॉस्ट हमने बोला था हमने कॉस्ट निकालनी है। अब कॉस्ट किसने निकाली है, आपने बिजनेस में आपने कॉस्ट कितनी है, क्या प्रोडक्ट की निकालनी है या पूरे ऑपरेशंस की निकालनी है। जो भी चीज को आप जिसका कॉस्ट निकालोगे ना, उसको आप बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं आप उसको, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जैसे मैं सिमिलर लाइन के प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, मैं बाइसिकल्स बनाता हूँ, मैं सीमेंट बनाता हूँ, तो मुझे निकालना है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, तो वो वहां पे मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या रहा, साइकिल। और मुझे एक ऑर्डर मिल गया किसी कंपनी से, तो वहां पे मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या रहा, वो पर्टिकुलर जॉब वर्क। या मेरे पास एक बैच है, तो एक बैच में मैंने चीजें बना दी, वहां पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या बना, वो बैच बना। मैं होटल की सर्विस देता हूं, तो वहां पे क्या बना, वो रूम बना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जिसकी आप कॉस्ट निकालना चाहते हो वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। और कस्टमर हो सकता है, ठीक है, वो आपका कस्टमर हो सकता है, वो आपका जो आप आउटपुट है, फिनिश्ड गुड है, वो हो सकता है, उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे, अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आप जैसे मोबाइल बना रहे हो, तो ये मोबाइल आपका क्या बन गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। या कंप्यूटर है या गाड़ी है, जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर सर्विस की बात है, अब सर्विस की बात है, वहां पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो आपने एयरलाइन बना दी। मैंने आपको बताया था कि ये फ्लाइट मुझे श्रीनगर से दिल्ली ले जानी है, तो ये जो सर्विस है, वहां पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या बना, कॉस्ट ऑफ वन फ्लाइट फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, जो मुझे बनेगा, नॉट वन पैसेंजर का, पूरी इस फ्लाइट में मुझे कितना खर्चा लगेगा, दैट इज माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट। माई वन कॉस्ट ऑब्जेक्ट हियर इज द फ्लाइट कॉस्ट फ्रॉम द दिल्ली टू श्रीनगर, जो उस इंडस्ट्री को, उस एयरलाइन को लगती है, एयर एशिया को जो इतना खर्चा आता है इस जहाज को श्रीनगर से दिल्ली तक कम्यूट करने में, वो उसके लिए एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो उसमें जितने भी कॉस्ट एक्टिविटी होंगे वो उसमें डालेगा, उस प्लेन में जितना फ्यूल लगेगा, वहां पे जो स्टाफ लगेगा, वहां पे जो पायलट लगेंगे, वहां पे जो उनके उनके फ्लाइट का डेप्रिसिएशन लगेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटीज में जो चार्जेस पे करने पड़ेंगे श्रीनगर और दिल्ली में, वो सारा ऐड हो जाएगा उसके कॉस्ट में। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, ठीक है। अगर आपका प्रोजेक्ट है तो वहां पे आपका जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट आपको मिला या किसी और रोड का प्रोजेक्ट मिला, वहां पे आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वो पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। एक्टिविटी के हिसाब से क्वालिटी इंस्पेक्शन अगर आपने करना है, या ऑर्डर प्लेसमेंट, वो, या प्रोसेस में आपको जैसे क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में कर रहे हैं, तो वो पूरा प्रोसेस जो है आपका, वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आई कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ आया। अब दूसरी चीज है कॉस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं, अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट। जैसे मैंने बोला कॉस्ट ऑब्जेक्ट मेरा ऑटोमोबाइल है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल है, ठीक है, तो इसमें मुझे कॉस्ट यूनिट क्या आएगा, पर यूनिट, पर गाड़ी का खर्चा, ब्रिक का, पर ब्रिक का खर्चा, दैट इज द कॉस्ट यूनिट, या पर बाइसिकल, दैट इज द पर कॉस्ट यूनिट। बोलते हैं कॉस्ट यूनिट इट्स अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी एसेटेंट और एक्सपेंस, ठीक है। अगर सीमेंट में है, आप बोलेंगे पर टन का, पर बैग का कितना खर्चा आ गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज द सीमेंट।
और फिर यूनिट होता है ना कोई मेजरमेंट, हमने बोला किसी भी चीज का एक यूनिट होता है, वो ऐसा यूनिट ऑफ दिस इज ऐसा कुछ बोलते हैं ना केजी, वेट इज केजी, ऐसा बोलते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकंड, ठीक ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसी तरीके से कॉस्ट यूनिट क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें आप क्या करोगे, मेजर करोगे। इसी तरह से जैसे मैं सीमेंट का बोला आपका पर टन आएगा या पर बैग आएगा, केमिकल्स का पर लीटर हो सकता है, पावर का पर किलोवाट हो सकता है, दिस इज द कॉस्ट यूनिट, ठीक है ना, कॉस्ट यूनिट। जैसे आप ऑयल का बोलोगे तो कॉस्ट क्या आएगी, पर बैरल का, तो वहां पे कॉस्ट यूनिट बनेगा बैरल और ऑयल बनेगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। बस इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है, इसमें बाकी चीजें भी है, कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स, वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर कर लेते हैं, और कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, 3-4 टेक्निक्स है, और उससे हमारा क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बजटिंग करेंगे, और कॉस्ट बजटिंग के बाद हम फिर क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे मेरे दोस्तों, और हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर लास्ट में डेवलपमेंट अकाउंटिंग, एक लेक्चर है टोटल, ठीक है। एंजॉय करो, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इन लेक्चर्स को, आप ज्यादा लोड नहीं ले रहे हो, और वो चीज को प्लीज भूल जाओ कि मतलब एक्चुअली ना मैं देख रहा हूँ ना, बच्चे बोलते रहते हैं कि सर आपका सफाइस करेगा, आपका सफाइस करेगा। देखो यहाँ पे आपको कॉल लेनी है, आपने सिलेबस आप वही बोलोगे, कोई बच्चा मैंने देखा कि बच्चे बोलते हैं कि सर सिलेबस बहुत ज्यादा है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कहाँ लिखा है बहुत ज्यादा है, ये कहीं पे उन्हें डिफाइन किया नहीं किया ना डिफाइन, तो यहाँ पे एक कॉल लेनी है, तो मैं भी वही कॉल ले रहा हूँ कि भाई इतना ही पूछना चाहिए, बाकी फिर उनके दिमाग तक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ा इरिटेटिंग होते हैं कि सर आपका ये कवर हो जाएगा, आपसे कंप्लीट हो जाएगा, आपके पढ़ेंगे तो 30 में से 30 आएंगे। मैं क्या खुदा हूँ, मैं क्या पैगंबर हूँ जो मुझे पता चलेगा क्या पेपर आएगा। कोई एग्जाम तो मतलब ये तो वहां पे भी नहीं हो सकता जहां पे फैकल्टीज पढ़ाते होंगे कि पूरा सिलेबस यही है, इसी से आना है। 10th 12th में अगर पढ़ाएंगे तो मैं अगर 10th 12th पढ़ाऊंगा, ये पूरा सिलेबस है कि इसी में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तो क्या वहां पे बच्चों को बोलूंगा कि 30 में 30 मेरी बुक से आएंगे? नहीं बोल सकता दोस्तों। तो ऐसे सवाल मत पूछा करो कि आपकी बुक से 30 के 30 आएंगे नहीं आएंगे, हमें वो बता दो। तो मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी सिलेबस है वो हम कवर करा देंगे। अब सिलेबस में कुछ कुछ जगह पे एम्बिग्यूटी है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। यू गॉट माय पॉइंट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम में इतना है, मैं वो बोलते हैं कि जो आपको फैकल्टीज बोलते हैं बीकॉम में इतना है, उनको बोलो सीए में और भी ज्यादा है, पीएचडी में और भी ज्यादा है। तो एम्बिग्यूटी तो है ना कि कितना पूछा जाएगा, तो वहां पे कॉल लेनी है। मैंने ये कॉल लिया है कि डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपका एक कंटेंट में जो आपका अमरजीत सर ने कवर करता है, हमारा ये फील आ गया कि हाँ इतना लेवल तक पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा हम भी नहीं जाना चाह रहे, उससे कम हमें भी फील नहीं आ रहा है कि छोड़ देंगे। अदरवाइज हम बोलते क्या पता इतना क्वेश्चन आ जाए कि इनकम टैक्स एक्ट कब बना, जीएसटी जम्मू कश्मीर में कब आया, हो गए 2 क्वेश्चन। या सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, या ऐसे सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ये जगह का हमें लगता है आ जाएगा। तो ये तो फिर एक ही लेक्चर में हो जाएगा, बट फिर थोड़ा सा डर भी लगता है कि कितना पूछा जाएगा, तो हम थोड़ा और पढ़ा दिए, एक बैलेंस करने की कोशिश की, भाई इससे ज्यादा तो नहीं पूछना चाहिए। फिर अगर उन्होंने पूछ लिया तो हम क्या कर सकते, हम गारंटी नहीं दे सकते ना। तो हम बट यहाँ पे आपको ये चीज बोलना, हम आपको बोल रहे हैं कि बस इतना ही पढ़ो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम आपका टाइम बचा रहे हैं। अगर मैंने पंचायत अकाउंट्स में 1 to 22 लेक्चर्स रखे थे, वो किस लिए रखे थे कि आपका टाइम बच जाएगा। मैं तो भी आपको 80 लेक्चर में पढ़ा सकता हूँ। कुछ फैकल्टीज हैं जो अभी अकाउंटिंग कंसेप्ट तक मैंने देखा, अकाउंटिंग कंसेप्ट तक जो तीसरा ही टॉपिक था, अब 10-10 12-12 लेक्चर में उतना ही पहुंचे हैं। भाई उनको आपको पीएचडी थोड़ी करानी है, आपको कि इतना डिटेल में पढ़ाना है, आपका तो वो भी देखना है। आपके वो 12 दिन में जो बंदे उसके पास जा रहे हैं, तो उनके वो 12 दिन तो लग रहे हैं, उनका इतना टाइम तो लग रहा है, फिर उनको रिटेन भी उतना करना पड़ रहा है। तो सिलेबस कब कंप्लीट कराओगे और बच्चों का कितना एफर्ट लगाओगे। तो एक मैं अगर आपको कंटेंट कम रख रहा हूँ, मुझे लगता है इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा में जानने की जरूरत नहीं। तो आप क्या करोगे, उस चीज का टाइम बचा के कहीं और इस्तेमाल करो। मैं आपको बुक दिया हूं, मैं कोशिश करता हूँ 3-4 बुक्स का कंटेंट आपको अपनी बुक में क्रक्स करके डालूं, कुछ अपने लेक्चर में बोलूं, कुछ बुक में बोलूं। फिर मुझे मैसेज आते रहते हैं, सर आपका बुक सफाइस करेगा, आपके बुक से पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ, मुझे बता दो। अगर मैं आपको मतलब मैं थक गया हूं लिटरली बच्चों को ये जवाब देते देते,
दिन में 4 बार 5 बार मैसेज यही आते हैं, आपकी बुक सफाइस करेगी, आपकी बुक सफाइस करेगी? मुझे बता दो, अगर मैं फ्री में नहीं पढ़ाता होता और मेरा अपना कोचिंग सेंटर होता है, मैं आपको बोलता बच्चों आपको मेरे पास आना है, आपको इतनी फी जमा करनी है, हम आपको बुक देंगे, हम आपको नोट्स देंगे, हम आपको लेक्चर्स देंगे, आपको अकाउंटेंसी इतना ही पढ़ना है, ठीक है? क्या आप मुझे तब भी बोल देते कि सर हम कहीं और से पढ़ सकते हैं? ये आपको ये फील क्यों नहीं आ रहा है कि अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो उतने एफर्ट्स ना लगाता हो, या जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ मजाक करे, जरूरी नहीं है कि वो आपका मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ ही वीडियोस डाल दे, ठीक है ना? प्लीज ऐसे मैसेज मत किया करो, आप स्टिक रहो। अगर हमें लग रहा है कि इतना ही होगा तो हम तभी तो कर रहे हैं ना, अदरवाइज आपके साथ धोखा क्यों करेंगे? आई एम रेस्पॉन्सिबल आंसरेबल टू यू एट द एंड ऑफ द पेपर। अगर आपके पेपर में वो चीजें नहीं आई जो मैंने अगर मतलब उतना मतलब देखो 2-3 मार्क्स का तो ऊपर नीचे से वेरिएशन तो रह ही सकता, वो कुछ पूछ सकते जो शायद हमने कवर नहीं करा होगा, बट हमारा ओवरऑल एनालिसिस तो वही रहता है कि हम सारा कवर करेंगे जो सिलेबस में है। तो फॉर हेवन सेक ऐसे क्वेश्चंस मत पूछा करो कि सर आपका बुक सफाइस करेगा नहीं करेगा। अगर आपको ठीक लग रहा है तो पढ़ो, अगर आपको नहीं लग रहा है तो कहीं और से करो, बट प्लीज ये मैसेज मत किया करो कि ये सफाइस करेगा, ये करना है, वो करना है, ठीक है? जो हम दे रहे हैं वो पढ़ लो, ठीक है दोस्तों? मैं देखता हूँ हमेशा से चैनल पे यही चलता रहता है, मैं प्रीमियर रखता हूँ इस इंटेंशन से कि मैं आप लोगों को लाइव चैट में अगर आपको कोई डाउट आएगा मैं जवाब दूंगा। वहां पे देखता हूँ बच्चे पूछते रहते हैं, या तो अपने में चैटिंग करते रहते हैं या तो पूछते रहते हैं सर वो कब मिलेगा, ये कब मिलेगा। अरे जो मिल रहा है वो तो देख लो, इधर उधर का कुछ भी बोलते जा रहे हैं, रिलेवेंट कुछ भी नहीं होता है, उससे क्या होता है ना, आप अपना टाइम जाया कर। तो प्लीज बी स्मार्ट एनफ टू स्टडी। जो करते हैं ना वो ये फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते, जो आप कोई पूछ लेता, सारे नहीं पूछते, बहुत सारे जेन्युइन भी पूछते, पर कुछ लोग होते हैं कि अननेसेसरी चैट करते रहते हैं, ये सफाइस करेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन ही पूछते रहते हो और अपना ग्रेस्पिंग नहीं कर पाते हो दोस्तों, ठीक है? आई होप जो मैंने यहाँ पे बोला थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया, बट लिटरली आई एम फेड अप विद ऑल द मैसेज आई एम गेटिंग, इररिलेवेंट मैसेज। फिर इंसान को ये भी नहीं अच्छा लगता कि यार मतलब रिप्लाई करूं कि नहीं करूं, फिर मैं रिप्लाई करना ही पड़ता। कुछ लोग पता नहीं कहां से उठा के क्या क्वेश्चंस पूछते रहता है। जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है मैं उन बच्चों पता होगा इसमें भी कमेंट करते हैं कुछ बच्चे जिनके जेन्युइन क्वेरीज होते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ और उनको बोलता भी लास्ट में कि आपका क्वेश्चन अच्छा है। बट कुछ लोग ये पूछते रहते हैं कि सिर्फ सफाइस करेगा, वो नोट्स कब आएंगे? मैं लाइव लेता हूँ लेक्चर और यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज आए होते हैं उसी टाइम पीरियड में, सर वो लेक्चर कब आएगी, और मैं लाइव लेता हूँ। ये उनको याद नहीं रहता है कि यार सर ने तो बोला था आज 8 से 9 तक लाइव होऊंगा मैं, फिर भी 8 से 9 बजे के बीच में मैसेज आते रहते हैं मुझे कि सर ये नहीं है, वो नहीं है, ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा। बुक के बारे में आज तक 10 जगहों पे बोला हूँ कि 15 फरवरी को बुक आएगी, फिर भी वही सवाल, सर बुक कब आएगी, बुक कब आएगी, बुक कब आएगी? ठीक है, प्लीज बी मैच्योर एनफ। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए अपने आप को ना उस लेवल तक भी ले जाओ, ठीक है? आई होप आप ये जो मैंने लास्ट में कुछ बातें बोली इनको प्लीज आप एड्रेस करके प्लीज बी स्मार्ट एनफ। प्लीज जो मतलब आपको कंपटीशन में एज देना तो स्मार्टली प्ले करो, ठीक है दोस्तों?